नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र या राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार हमारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और कभी कभी तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी आ जाता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कुछ जो पॉइंट्स हैं जो जिनकी एक्सप्लेनेशन आप अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। जैसे कि पहला लिखा है, मुख्य राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र या अध्ययन। मुख्य विषय यानी कि जो इसका मेन जो विषय है ना, वो है राज्य और सरकार। यानी कि एक देश में राज्य किस तरह स्थापित किए जाएंगे और उस देश में सरकार का निर्माण कैसे होगा। जैसे कि हमारा भारत देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे सरकार का निर्माण कैसे होता है, उसके चुनाव व्यवस्था, ठीक है, जो कि एक संविधान के अकॉर्डिंग होती है सारी बातें, ठीक है। और राज्य कैसे स्थापित होंगे, कैसे नए राज्य स्थापित होंगे, उनकी सरकार कैसे बनेगी, उनके इलेक्शन कैसे होंगे, उन सब के बारे में भी संविधान में शामिल हैं, ठीक है, बातें बताई गई हैं। कुछ इस तरीके से आप इन पॉइंट्स की क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। मेन बात ये है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो मेन क्षेत्र होता है वो होता है राज्य और सरकार, कि एक देश में इन दोनों का निर्माण जो है कैसे होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है शक्ति का अध्ययन। जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति, लोकमत शक्ति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, इन सब का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में, ठीक है। इन सब का राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। इन सब के बारे में एक एक करके आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, जो कि एक शक्ति टॉपिक होगा, शक्ति नाम से होगा, उसके अंदर ये सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। राजनीतिक शक्ति, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति, लोकमत शक्ति यानी पब्लिक पावर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, ये सारी चीज़ें। लोकमत यानी प्रशासन हो गया हमारा। चलिए अगला है हमारा विशेष क्षेत्र की व्यापकता, वाइडर स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप यूँ भी कह सकते हो कि मानव व्यवहार को डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। मानव व्यवहार का जो अध्ययन होता है ना, वो सारे के सारे मेनली इन्हीं टॉपिक्स के अंदर घूम रहे होते हैं, ठीक है। और राज्य के अंदर भी इन्हीं टॉपिक का विशेष ध्यान दिया जाता है, सरकार के अंदर भी दिया जाता है। एक देश बनता है ना, निर्माण होता है, वो सारी की सारी जो पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो शामिल होते हैं ज़मीनी लेवल पर, वो ये सारे ही होते हैं, ठीक है। और ये सारे ही पॉइंट हमारे राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी आते हैं। पूरी किताब जो है इन्हीं सारे वर्ड्स के ऊपर आगे पीछे घूम रही है। बस कुछ नए नए विचारक आ जाते हैं जिनके हमें नाम और उनके जो थॉट्स हैं यानी कि विचार हैं, उनके हमें याद करना ज़रूरी है। जैसे कुछ आएंगे, आपने 11th में भी पढ़े होंगे, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, इन सब के बारे में। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं हम कि विशेष क्षेत्र की व्यापकता, वाइडर स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, यानी राजनीतिक सिद्धांत में औपचारिक, अनौपचारिक, सामाजिक, आर्थिक और ये क्या है, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, नीतिगत, धार्मिक, संस्कृति, भौगोलिक, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय। इससे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में क्या आती है, व्यापकता आती है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में इन सब को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, आप सिर्फ पॉइंट्स लिख लेना और इनको अपने अनुसार एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो, नहीं तो ये तो इसी के साथ इसी एक्सप्लेनेशन हो रखी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मेन बात होती है, कोई भी राजनीतिक अगर दल भी है, राजनीतिक दल, संगठन जो भी हमारे देश में बनाए होते हैं, ठीक है, और राजनीति में विचारधारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है भाई साहब, कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है। तो विचारधारा पता लगेगी तो समाज का एक रूप रंग पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, विचारधारा मूल्यों और विश्वासों और विचारों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे लोग शासित होते हैं, ठीक है। प्लेटो ने कहा है, प्लेटो से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न विचारधाराएं प्रचलन में रही हैं। यानी प्लेटो के टाइम में भी विचारधाराएं रही थी और आज भी विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अपने आसपास के आप इलाकों में देख सकते हैं, जब भी वोटिंग का टाइम आता है, वोटिंग का टाइम आता है, लोग विचारधारा यानी सोसाइटी को जज करने लग जाते हैं। यानी कि हमारे सोसाइटी कैसी होगी अगर हम इस पर्सन को चुनेंगे, ये नेता कौन है, ये किस दल से, कौन सी सोसाइटी से, मतलब कि किस कहाँ से संबंधित है,
ठीक है। अगर हम इसको चुनेंगे तो हमारी ये सोसाइटी को किस तरह रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हो ना। ओके, यानी कि विचारधारा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हमारी जो पार्टी है हमारे देश में, यानी जो भी सरकार चलेगी या कोई भी व्यक्ति जो होगा उसके थॉट्स कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि जब उसको चुन लिया जाएगा तो उसके जो विचार होंगे उसके अपने पर्सनल विचार नहीं होंगे, फिर वो समाज के, सोसाइटी के, देश के विचार हो जाएंगे वो। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो, प्लेटो से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न विचारधाराएं प्रचलन में रही हैं, जैसे आदर्शवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद इत्यादि। राजनीतिक विचारधारा के रूप में, और एक और बात है नारीवाद भी है, वैसे नारीवाद विचारधारा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक विचारधारा के रूप में उन राजनीतिक मूल्यों, संस्थाओं और व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है जिससे कोई समाज एक आदर्श रूप में अपनाता है। ओके, अगर लोगों की सोच अच्छी होगी तो हर इंसान उसके साथ बात करना चाहेगा। इजी एग्जांपल यही है, जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपकी या किसी आप नए फ्रेंड्स से, स्ट्रेंजर से मिलते हैं, बात करते हैं। जब हम उनसे फर्स्ट टाइम बात करते हैं, जब पर्टिकुलर कोई किसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, आप उसके थॉट्स जानने की कोशिश करते हैं या अपने वो थॉट्स क्या करते हैं, प्रकट करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके जो विचार हैं नेगेटिव है किसी को लेके, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, किसी को लेके नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप उनसे दोबारा बात नहीं करना चाहोगे। उसी तरीके से ये जो विचारधाराएं हैं ये हमारे एक आदर्श राज्य क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। अगर इंसान की सोच अच्छी है तो हमारी जो देश है, जो सरकार होगी, पार्टी होगी, उसका भी जो होगा ना ग्रो, यानी कि डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी अगर विचार अच्छे हैं, ठीक है। अगर वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तभी तो हम उनको वोट देंगे। अगर उनकी विचारधारा ही गलत है तो ऑब्वियसली बात है हम उनको वोट नहीं देंगे। तो इन सब बातों को हम समझते हैं। और उसी तरीके से अगर कोई दोस्त है या कोई भी स्ट्रेंजर है, उसके अगर विचारधारा अच्छे नहीं तो उनसे बात नहीं करना चाहेंगे, कटना शुरू करेंगे। इसलिए मेन बात करी गई है यहाँ पर कि व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है जिससे कोई समाज एक आदर्श रूप में अपनाता है। अगर विचार अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी सोसाइटी तो दूर की बात, आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, और हम सभी से सोसाइटी बनती है। ओके, चलिए। समुदायों तथा संस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये समुदाय संस्थाएं मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चुनाव प्रणाली, जनमत संगठन, दबाव समूह, लोक संपर्क की व्यवस्था, प्रशासन के साधन, प्रशासन का मतलब होता है विस्तार के साधन इत्यादि को राजनीतिक अध्ययनों में काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। आई थिंक आपको इस थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ, तो आराम से आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर ये सारी बातें मेनली बोली गई हैं। चलिए, अब है हमारे मेन चीज़, राजनीतिक दलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये इनके बारे में नहीं पढ़ा तो राजनीतिक क्षेत्र थोड़ा अधूरा रह जाएगा। आधुनिक लोकतांत्रिक देश में सरकार के कार्यों को राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि वही तो हमारे देश को शासित कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं को हमने चुना है, फिर वो सरकार बनाते हैं, नीति लागू करते हैं, ये सारी चीज़ें। वैसे नीति तो और कोई लोग बनाते हैं, ये लोग तो साइन कर देते हैं, फिर उन्हीं को बेकार समझ रहे होते हैं। उन्हीं के सारे दम पर तो ये सारी पॉलिसी बनती है। मैं तो समझता हूँ इन लोगों का मेन रोल होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। इनको भी एक सेपरेट एरिया देना चाहिए कि लोगों की विचारधारा पे, कोई नेता है अगर ख़राब कमेंट्स दे रहा है, कुछ भी भाषण गलत दे रहा है, इनको लग रहा है कि वो गलत है सोसाइटी के प्रति, तो इनके पास भी कुछ पावर होनी चाहिए कि ये भी बोल सकें कि भाई ऐसे नेता को वोट ना दीजिए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि कल को ये जीत के आएगा तो ऐसी नीतियाँ बना सकते हैं, या कोई अच्छी जो समाज के लिए जो नीतियाँ हम लागू करना चाहते हैं, आई थिंक वो हो ना पाए। तो ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं कि थोड़ा बहुत जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके पास भी कुछ पावर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए। यहाँ पे लिखा है, आधुनिक लोकतांत्रिक देश में सरकार के कार्यों को राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं। उम्मीदवारों का चयन, चुनाव लड़ना, सरकार का संगठन किया जाता है। राजनीतिक दलों का संगठन, कार्यक्रम, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। मेनली जो इसके अंदर फोकस किया जाता है वो होता है राजनीतिक दलों के संगठन के बारे में, वो कैसे कार्य करते हैं, उनकी गतिविधि के बारे में, ठीक है।
मानव व्यवहार का अध्ययन, यानी कि मानव व्यवहार को ऐसे कौन सारे क्षेत्र जो प्रभावित कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पर ऊपर देखे थे और लास्ट वीडियो में जो हमने देखे थे, ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसके अंदर के सारे पॉइंट्स ही हैं जो एक इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। उसकी सामाजिक है, आर्थिक है, भौतिक है, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, नीतिगत, धार्मिक, संस्कृति, भौगोलिक, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, ये सारी चीज़ें जो मानव व्यवहार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती ही हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों का अध्ययन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक देश और राज्य और सरकार के लिए, क्योंकि हम अन्य देश, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में एक देश तो है नहीं, बहुत सारे देश हैं और सबके सब देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यानी कि जब हम अपने संबंध बनाते हैं किसी अन्य देश के साथ तो उसकी विचारधारा कैसी है, इतिहास में उसने हमारा कैसा साथ दिया है और वर्तमान समय में उसका कैसा रोल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ्यूचर में ठीक होगा नहीं होगा, इन सब बातों का हम विशेष ध्यान रखते हैं और उनके साथ अपने रिलेशन उसी अनुसार बनाते हैं, उसी के अनुसार कैसे देश हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों का अध्ययन कहने का मतलब ये है एक देश के संबंध जब अन्य देश के राष्ट्रों के साथ बनाए जाते हैं तो कुछ चुनिंदा चीज़ों को हम विशेष ध्यान देते हैं ताकि फ्यूचर हमारा ब्राइट हो। बस नीति निर्माण करना, यानी पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी हमारे देश में, सरकार के तीनों अंग, यानी कि कैसे काम करेंगे, कैसे कानून लागू होगा, बनेगा, न्याय होगा, ये सारी चीज़ें। सरकार के अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और राजनीतिक दल के संगठन कैसे बनाए जाएंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल रहती हैं। नारीवाद का अध्ययन और नारीवाद विचारधारा का अध्ययन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे जो क्या कहते हैं महिलाएं होती हैं, इनका भी महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो इग्नोर करते पागल हैं। इनको सोसाइटी में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको भी पूर्ण रूप से अधिकार देना चाहिए और इनका एक मेल के जितना एक पुरुष का अधिकार होता है उतना ही एक सोसाइटी में महिला का भी पूरा अधिकार होता है। आई थिंक ज़्यादा ही होता है, उनका बहुत रोल रहता है उनका सोसाइटी में, तो उनको भी विशेष स्थान देना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि राजनीति में और सोसाइटी में इनका मेन रोल होता है, ठीक है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में नारीवाद का भी अध्ययन किया जाता है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी इग्नोर करना पाप है, गलती हो जाएगी। इसलिए तो राजनीतिक क्षेत्र के लगभग मैंने इसमें 10 पॉइंट लिखे हैं, आप अपनी सारी पॉइंट्स की अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आई होप आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे, एग्ज़ाम टाइम में देखोगे तो बहुत सारी पेजेस बन जाएंगे, इसलिए अभी से देखते रहें, नोट करते रहें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।